अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है वो है जर्मनी जॉब सीकर वीजा के बारे में। हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी वो थी यूके स्किल्ड वर्कर के बारे में, वीजे के बारे में थी। और इससे पहली वाली वीडियो हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि जर्मनी में जॉब के लिए जाना चाहती हैं। वो कहते हैं कि हम एडमिशन की वजह हम लोग डायरेक्ट जॉब सीकर वीजे पे चले जाए। आज हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो है जमील रजा, जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वो काम कर रहे हैं। उनसे हम एक्सपीरियंस पूछेंगे, उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम जाके वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। ये सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ जमील शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। राबिया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जमील, आप सबसे पहले अपना रेजिडेंस परमिट दिखा दें। ये हम अच्छा मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो मेरा फर्स्ट वीज़ा लगा था। हम्म। और आपने इसके साथ साथ अपना एक छोटा सा इंट्रो भी दे देना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी। आई डोंट नो ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं, हाँ, बट काफी ये मेरा ब्लर है। कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। थोड़ा सा बिल्कुल कैमरे के अगर आप थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल नजर आता है enough। ये मेरा फर्स्ट वीज़ा लगा था। और ओके। देन ये 6 मंथ का कैंसिल करने के बाद उन्होंने ये मुझे नेक्स्ट 4 ईयर का वीज़ा दिया था। हम्म। और देन मेरे हाल में कुछ और भी है। देन मैंने रिसेंटली ये चेंज करवाया था, तो ये भी 4 ईयर का था वीज़ा। तो ये डिपेंड करता है आपने कार्ड लेना है या अपने पासपोर्ट पे स्टैंप करवाने हैं वीज़े। मैंने हम्म। पासपोर्ट पे ही करवाए थे, तो इसलिए और साथ सारा अपना कुछ छोटा सा पासपोर्ट। इंट्रो भी दे दे, अपना बैकग्राउंड के बारे में बता दे कि आपकी पीछे क्या क्वालिफिकेशन थी, कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे इस पे जाना है और किस तरह आप डेवलपिंग की तरह मूव हुए। बेसिकली मैंने 2008 में एमएससी की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद तकरीबन कोई 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। हम्म। और मेरे नॉलेज में ये जॉब सीकर वीज़ा उस वक्त आया था 2018 में शायद समथिंग। तो देन मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। इसके अलावा साथ साथ मैंने एमएस भी किया था, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझे इजीली विद इन 6 to 7 मंथ जो है ना वो मिल गया था, हम्म। विदाउट एनी इशू। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तब काफी प्रोसेस इजी भी था बड़ा। आप ये कोई जर्मनी में पहले से जानने वाले थे या सारा प्रोसेस आपने खुद ही किया, किसी कंसल्टेंट से आपने कोई करवाया हो? नहीं, मैंने सारा कुछ खुद किया था। इसमें कंसल्टेंट के करवाने वाली कोई चीज़ है नहीं एक्चुअली। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे एम्बेसी की, तो आप क्लियरली मिल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। दैट्स इट। इट्स वेरी सिंपल। क्योंकि अगर वो आप अत्या अनिया प्लीज बताएं। अगर आप अप्लाई करने बैठेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 दिन से ज़्यादा का काम है। हाँ, हम्म। विद इन 2 डेज आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। और आपने फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं। 3 सेट उन्होंने लिखे हुए हैं। और जाके उनको सबमिट करवा देना है। विद इन 2 वीक्स वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। हम्म। अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब पहले जब मैंने किया था तो 1 मंथ 2 मंथ बाद मिल जाती थी। हम्म। लेकिन अब आजकल जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो 1 ईयर की अपॉइंटमेंट दे रही है। ऐसे लेकिन दूसरे कंट्रीज में और कराची में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मे बी आपको वहाँ से जल्दी मिल जाएगा अगर आप वहाँ से करते हैं। आजकल पूरे पाकिस्तान में सेम सिचुएशन है। इवन के एडमिशन की अपॉइंटमेंट भी आपको 7 से 8 माह बाद मिल रही है। पता नहीं क्या कर रही है जर्मन एम्बेसी, सो रही है, पता नहीं क्या कर रही है। बेचारे हम्म, जिनके एडमिशन है वो भी बेचारे हम्म। तंग हुए पड़े हैं। और जॉब सीकर के लिए तो लोग एट द एंड कहते हैं हमने नहीं जाना, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो छोड़ो, कर सके। सबसे मेन क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी जॉब सीकर वीजा क्या है? हम्म। यस, बेसिकली ये एक स्पेसिफिक वीज़ा टाइप है जर्मनी के लिए, जिसमें अ, सिर्फ वो क्वालिफाइड लोगों को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
या नर्सिंग है इसमें। तो इसके अलावा भी काफ़ी लंबी लिस्ट है जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल करेंगे जर्मनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इन 2022 और 23 इन फ्यूचर, बिकॉज ये हर ईयर रिवाइज करते हैं अपनी लिस्ट। उसमें कुछ नए प्रोफेशन ऐड भी करते हैं, निकालते भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेट करते हैं इसको, तो आपने वो चेक करनी है। तो देन आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट होता है वीज़ा, इसकी कोई फीस नहीं होती। तो दैट्स इट, यही है। मतलब 6 मंथ के दौरान आप जर्मनी में आकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं अपने हम्म। प्रोफेशन से रिलेटेड। ओके, अच्छा, इस वीजे के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं या कोई एलिजिबिलिटी है कि नहीं? ये स्पेसिफिक चीज हो कि इसके बाद अभी अप्लाई कर सकते हैं? कोई एज लिमिट, कोई एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो इनकी शार्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें आपने देखना है कि पहले जो आपका प्रोफेशन है उसमें वो प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं लिस्ट के अंदर। अगर एग्जिस्ट करता है तो देन आप एलिजिबल हैं, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट में आपने फर्दर अगर वो करें तो आपकी क्वालिफिकेशन और आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है। क्वालिफिकेशन वो कहते हैं कि आपकी मिनिमम 16 ईयर होनी चाहिए। जैसे मुझे आईटी का पता है या मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जो काम कर रहे हैं, हम्म। तो जिन्होंने बैचलर 4 ईयर किया हुआ है या 2 ईयर बैचलर या 2 ईयर मास्टर किया हुआ है, तो उनकी एजुकेशन 16 ईयर बनती है। ये उनकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपका 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो कहीं पे आपको नेट पे 3 ईयर भी मिलेगा वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, बट जो सॉलिड है तो वो 5 ईयर एक्सपीरियंस ही बेटर है। हम्म। लेकिन अगर आपका 3 ईयर भी है तो, जैसे इस्लामाबाद एम्बेसी है पाकिस्तान में, तो ये वीज़ा प्रोसेस में ही 1 ईयर लगा देते हैं, 1 से 2 ईयर, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 ईयर के बाद। और जैसे आप कराची से करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। इस तरह हर कंट्री का डिफरेंट होता है। तो आप 3 ईयर के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप 5 ईयर के साथ जाएं तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे हमें? लाइक जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, हम एलिजिबल भी हैं, अब हम्म, उसके बाद हमारा हम्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, डॉक्यूमेंट, मेन जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और दूसरा जो मेन चीज़ होती है वो आपकी डिग्री की इक्वलेंसी, इसे इक्वलेंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो जर्मनी में जैप के नाम से एक अदारा है, या एक एयर एन बी के नाम से कुछ है, जहाँ पे आप जाके इक्वलेंसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाकिस्तान से एमएस किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, तो वो जर्मनी में आपको वो क्या करेंगे कि इक्वलेंसी चेक करेंगे कि ये जर्मन एजुकेशन के किस स्टैंडर्ड पे आपकी क्वालिफिकेशन आती है। तो उसके लिए आप जैप के थ्रू ले सकते हैं, या वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी थी। एयर एन बी के नाम से कुछ है एक वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप प्रिंट कर सकते हैं वो इक्वलेंसी। उसका कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो आप देखेंगे जॉब सीकर वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है एम्बेसी की वेबसाइट पे, तो आपको उसका एड्रेस एग्जैक्ट मिल जाएगा। हम्म। तो इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी की वेबसाइट पे बड़े तरतीब के साथ दिए हुए हैं कि आपको फर्स्ट ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके अलावा आपके सारे वर्किंग एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जर्मनी में एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अम, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चनेयर के होते हैं फॉर्म, जो सारे वहाँ वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा किस तरतीब के साथ आपने डॉक्यूमेंट रखना है वो भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कितने सेट बनाने हैं। आई मीन A to Z जो है ना, वो वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिसपे कंप्लीट रिक्वायरमेंट की लिस्ट जो है ना वो आपको मिल जाएगी।
तो आप इजीली डाउनलोड करके तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ये जर्मनी हो में, गया। जी जी प्लीज आप हम्म। प्लीज बोलिए। अ, इसके अलावा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस 6 मंथ की, वो भी एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन होती है। इसके अलावा वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किस कंपनी से लेनी है, जैसे पाकिस्तान में आईजीआई है, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी लिस्ट दी हुई है कि आप इन्हीं इंश्योरेंस कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वो भी आप उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से देख सकते हैं। हम्म। अच्छा, जैसे हमें एडमिशन के लिए ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है, क्या हमें जॉब सीकर वीजे के लिए भी ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होगी? एग्जैक्टली। जब मैंने 2019 में आई थिंक अप्लाई किया था तो तब ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते थे कि हमें आप बैंक स्टेटमेंट शो करवा दो, दैट्स इनफ। लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने वो चेंज कर दिया और आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। और अमाउंट इसके लिए होता है कि इन्होंने €950 पर मंथ का जो कॉस्ट एस्टिमेट की है, लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह वो सारा कुछ। तो वो हम्म। कहते हैं कि आपके पास €950 मल्टीप्लाई बाय 600, आई मीन 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कह लें कि मिनिमम €6,000 की आपके पास ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए। हम्म। अच्छा, आपको कितने साल हो गए जर्मनी में? जर्मनी में मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इधर तीन काम साल हो करते गए। हुए। आप डायरेक्ट ही जॉब सीकर जी। वीजे पर आए थे? जी, मैंने जॉब सीकर वीज़े पे ही मैं आया था। और जॉब सीकर वीज़े में ये होता है कि अगर 6 मंथ का आपको वो वीज़ा मिलता है, 6 मंथ के अंदर आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट में। अगर नहीं मिलती तो आपको जर्मनी छोड़ना पड़ता है, आप हम्म। वापस कंट्री में आना पड़ता है। तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर जॉब मिल गई? मुझे 3rd मंथ में मिल गई थी। ठीक है, अभी आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं जर्मनी में? अभी तो एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ। हम्म। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डेजिग्नेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका अगर 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए टीम लीड, एज ए मैनेजर हम्म। के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और सिटी कौन सा सर आपका? मेरा सिटी स्टुटगार्ट। ओके, तो आया आप मैं बर्लिन में था तो अच्छा। बर्लिन में आया था। और मैं किसी सिटी स्पेसिफिक जॉब्स के लिए नहीं अप्लाई कर रहा था। तो ऑल ओवर द जर्मनी जहाँ मुझे इंटरव्यू स्केजल होते थे मैं वहाँ पे अप्लाई कर देता था या चला जाता था इंटरव्यू देने के लिए। ठीक तो है। इन दी एंड मेरी जॉब स्टुटगार्ट में ही हुई थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और चीज पूछना चाहेंगे, अभी हमें जॉब सीकर वीजा मिल गया, अभी हम लोग जर्मनी में एंटर हो गए हैं, तो उसके बाद हम किस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें? आपको तो 3 महीने के अंदर जॉब मिलेगी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 6 महीने जॉब नहीं मिलती, या तो उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही होती, या कंफ्यूज हो जाती हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा होता। तो हम क्या करें जब हम लोग जर्मनी में जॉब सीकर वीजे पर आ गए, हम किस तरह से स्टार्ट करें? हाँ, और जो पहली चीज़ है आपने वो अकोमोडेशन या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से बेहतर यही है कि आप वहाँ पे सिक्योर करके आए। जैसे अकोमोडेशन, अगर यहाँ पे आके आप अकोमोडेशन ढूंढने लगेंगे तो आपका 1 महीना तो इसी में वेस्ट हो जाना है। तो हम्म। बेहतर है जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ें जो थोड़ी ट्रिकी होती हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको 6 मंथ का वीज़ा देते हैं तो आप 2 मंथ का मार्जिन रखें बीच में। ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि आप कब प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको कहें कि भाई मैं आफ्टर 2 मंथ और 3 मंथ ट्रैवल करूँगा। तो विद इन 2 मंथ जो आपको एक ट्रैवल से पहले जो टाइम होगा उसके अंदर आप अपनी अकोमोडेशन और इस तरह की चीज़ें सिक्योर कर लें पहले से ही। और इसके अलावा जॉब्स पाकिस्तान से ही अप्लाई करना शुरू कर दें, जो आपको 1 मंथ, क्योंकि अगर आप जर्मनी में आके करेंगे तो डेफिनेटली एक कास्ट पड़ेगी, आपको लिविंग कास्ट पड़ेगी, आपका खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा। तो वो 1 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाती है तो आप डायरेक्ट आएंगे पाकिस्तान से आके अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाएंगे और वो आपका मतलब जॉब स्टार्ट हो जाएगी। वो जॉब सीकर पे आपको नहीं रहना पड़ेगा।
हम्म लेकिन अगर आप इमीडिएटली आ जाते हैं और आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर थोड़ा सा टाइम आपका ज़ाया होगा। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने सीवी कैसे तैयार की है, आप अप्लाई कैसे करते हैं, आपका स्किल सेट कैसा है। तो वो एक लहदा से एक डिबेट है कि आपने प्रॉपर सीवी कैसे बनानी है। हम्म तो वो मैं एक लहदा से मैं एक कह लो कि आपको प्रॉपर इंटरव्यू दे सकता हूँ सिर्फ सीवी बनाने और जॉब अप्लाई करने के लिए। ठीक क्योंकि है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं या जॉब सीकर्स क्या करते हैं कि वो एक सीवी बनाते हैं और हर जगह पे वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो ये कि सीवी फेंकते रहते हैं। तो वो हर केस में वो रिजेक्ट होती रहती है। तो ये सीवी इटसेल्फ बड़ा मैटर करती है। तो ये हम्म आपने कंसीडर करना है इसको कि कैसे आपने सीवी बनानी है और अप्लाई कैसे करना है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो लैंग्वेज। आई मीन बड़ा थोड़ा मार्जिन होता है। अगर आप इंग्लिश स्पीकर हो तो 10% जॉब्स ही होंगी जिनके अंदर आपको चांस मिलेगा जॉब के लिए। बाकी इनकी 80 to 90% आईटी की भी जॉब जो होती हैं वो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर करते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आते हैं पाकिस्तान से लाइक A2 लेवल तक मिनिमम, तो आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे और 10% से आप सीधा 50% पे चले हम्म जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर नहीं, आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखनी तो देन फिर आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, बट डिपेंड्स कि आप कैसे एफर्ट पुट करते हो। हम्म। अच्छा, आप आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना शुरू कर दिया था या आपने जर्मनी में आके ही अप्लाई किया था? अ, मैंने जर्मनी में आके अप्लाई करना शुरू किया था, अकोमोडेशन भी जर्मनी में ही शुरू की ढूंढनी। तो मुझे लगा कि ये सारे काम जो थे मैं पाकिस्तान में कर सकता था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें कुछ मतलब आपने अपने अगर आप एक्सपीरियंस अच्छे। से बता रहे हैं कि जो चीज आपने फेस की ताकि बाकी लोग फेस ना करें ये चीज। एग्जैक्टली आप बेहतर तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, सबसे जो ले मेन चीज, अगर पाकिस्तान से मैं अप्लाई करना शुरू करूं तो आप कौन सी वेबसाइट हम्म रिकमेंड करेंगे जहां से मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूं फॉर जर्मनी? डेफिनेटली पहले नंबर पे तो आप लिंक्डइन पे ही, मोस्टली जो रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं या दूसरी कंपनीज हैं उनकी पहली प्रायोरिटी लिंक्डइन पे ही होती है। तो आप लिंक्डइन का एक प्रीमियम वर्जन होता है, अगर आप वो खरीद लेते हैं तो आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि ये आपको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। हम्म और इसके अलावा Indeed.de के नाम से भी एक वेबसाइट है जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स आती हैं। इसके अलावा इनकी एक अपनी Stepstone.de के नाम से है, Zing.com के नाम से है। आई थिंक ये 3 से 4 जो हैं वो इनफ हैं हम्म अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज तो काफ़ी सारी और भी हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इन 4 को टारगेट करें। हम्म अगर आपने महीने का अगर आप फिल्टर लगा के अप्लाई करते हैं जॉब्स का, हम्म तो अगर आपने इन सब पे ख़त्म कर लिया तो फिर और वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। आप कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर के पेज के ऊपर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम्म आई मीन एक ये कंप्लीट जॉब है। आपने ऐसे नहीं कि एक दिन में 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करके छोड़ दिया या फिर वेट करते रहे, या एक दिन में आपने 5 जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, तो ये बड़े कम चांसेस हैं क्योंकि यहाँ हम्म लैंग्वेज बैरियर है। तो बेहतर है कि आप टारगेट करें कि मैंने एक दिन में 50 से 60 जॉब्स मिनिमम अप्लाई करनी है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। तो हम्म। आपके चांसेस इस तरह से बढ़ जाएंगे अगर आप इस अप्रोच के साथ या माइंडसेट के साथ चलते हैं। जब हम जर्मनी आए तब भी हम सेम ही वेबसाइट्स को फॉलो करें या जर्मनी में आके हम कोई और डिफरेंट वेबसाइट जो जिसको फॉलो करना चाहिए? नहीं नहीं, ये सेम ही है। सेम ही सेम है। ही है। ठीक है, आप हाँ लैंग्वेज सेम ही के है। हवाले से आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लैंग्वेज वहां से हम लोग पाकिस्तान में सीखना शुरू कर दें? अगर हम लोग जर्मनी के लिए हमारी है कि हमें जर्मनी में ही अपने फ्यूचर को आगे देखना है एज अ करियर, मतलब करियर में, तो जर्मन क्या हम सीखना शुरू कर दें? क्योंकि आईटी में मोस्टली कहा जाता है कि आईटी है तो इंग्लिश में आपका काम चल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी तो चल हम्म जाएगा। हम्म आ, दे- देखिए अगर आप जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं तो ये
ह्यूज इफेक्ट, आई मीन बिग इम्पैक्ट डालेगा आपके कैरियर के ऊपर, हम्म स्पेशली अगर आपने जर्मनी में काम करना है। हम्म तो अगर आप नहीं भी करते तो कह सकते हैं कि काम चल जाएगा, लेकिन इन दी एंड एक स्टेज आएगी कि आपको ये लैंग्वेज करनी ही पड़ेगी। जैसे आप फर्दर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं या हम्म नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो देन आपको ये B1 या A1 A2 लेवल तक आपको करनी ही पड़ेगी। हम्म इसके अलावा आपने कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है, तो हम्म वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका स्किल सेट मैच हो रहा है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ लैंग्वेज की वजह से मिस कर देते हो, तो वो इट्स नॉट गुड। बट अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। हम्म। अच्छा, आप सीवी के हवाले से, जैसे आपने अभी हमें ऑफर दी कि हम इसके ऊपर सेपरेट सेशन कर सकते हैं, हम इसके ऊपर करेंगे भी सही, क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होगा अगर हम सीवी पे करेंगे। अगर आप इसी वीडियो हम्म। में कोई थोड़ी सी टिप्स देना चाहें सीवी के हवाले से। हाँ हाँ। इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मोस्टली पहले नंबर पे तो यहाँ पे आपने यूरो फॉर्मेट की सीवी चलती है। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में या अमेरिका में या हर कंट्री में लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने यूरो फॉर्मेट की सीवी चूज़ करनी है। उसके बाद उनका कुछ जैसे एक सेक्शन होता है टेक्निकल स्किल का, हम्म और कुछ कंपनी की जॉब रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या करना है कि अपना स्किल सेट या अपनी सीवी ऐसे तैयार करनी है कि 100% या 90% उनकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे। हम्म क्योंकि HR जो होता है वो नॉन टेक्निकल बंदा होता है। वो जब देखेगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट तो मैच हो रही है इस बंदे के साथ, तो वो डेफिनेटली आपकी सीवी को कंसीडर कर लेगा। देन वो आपको सेकंड राउंड के लिए कंसीडर करेगा, जिसमें वो टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो वो एक आपके स्किल सेट पे या आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। लेकिन अगर आप अच्छी सीवी नहीं बनाते, वो देखते हैं कि एक ही सीवी यार हर जगह पे चलाते हैं, तो वो स्किल सेट मैच नहीं होता या उनकी रिक्वायरमेंट के साथ वो सीवी मैच नहीं होती, तो वो फर्स्ट स्टेज पे स्किप कर देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर ठीक अप्लाई। है। ठीक है, ये तो आपकी जॉब्स के हवाले से होगी कि हमें अगर हम लोग आना चाहते हैं, हम पहले से अप्लाई करना शुरू कर दें। सीवी की आपने जैसे भी थोड़ी सी जो टिप्स दी हैं उसका हम ध्यान में रखें, और अगर जर्मन लैंग्वेज हम सीख कर आएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगी। अगर हम लोग जब जर्मनी आ जाते हैं, जी। हमें जॉब मिल जाती है, उसके बाद हमें कंपनी से क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने चाहिए। इनका जो प्रोसेस है ना वो बड़ा सिंपल है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको कोई एक जॉब ऑफर मिल जाती है, तो जॉब ऑफर लेनी है आपने, और इनका एक लोकल ऑफिस होता है जिसको ये आउसलैंडर ब्यूरो कहते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे वो जॉब ऑफर लेके, तो वो आपको बता देंगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आप ले आओ। कंपनी से एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसमें वो आपकी सैलरी और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आउसलैंडर बिहोड़े पूछता है कि जो है डॉक्यूमेंट ये भी हमें मंगवा दो, तो वो कंपनी इजीली इशू कर देती है। इसके अलावा आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वर्किंग एक्सपीरियंस आई थिंक उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सीधा ऑफर लेटर लेके आउसलैंडर बिहोड़े चले जाएं, तो वो खुद ही आपको गाइड कर देंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या। वो हम्म हाँ, जो एक मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपने यहाँ पे अकोमोडेशन रजिस्टर ज़रूर करवानी है। उसके बगैर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है तो आपका, और आपके पास जॉब ऑफर है, अकोमोडेशन नहीं है, तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। लिहाजा पहले आते ही आपने अकोमोडेशन सिक्योर करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। देन उसकी बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अ, या फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे टैक्स नंबर हो गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। ये सारे आपको आपकी अकोमोडेशन के बेस पे ही मिलेंगे। ठीक हो। अच्छा, जब आपको जॉब मिल जाती है तो अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, या फिर वही जो हमारी अब खुद जो लेके रखी होती है वही चल रही होती है।
नहीं, जो आपने खुद ली होती है वो वही चलती है। कंपनी का इससे कोई कंसर्न नहीं कि आप कहाँ पे रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, आपके पास रूम है या अपार्टमेंट है, ये उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी तरफ से कोई फूड अलाउंस, रेजिडेंस अलाउंस कुछ नहीं प्रोवाइड किए जाते? ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन जैसे छोटी कंपनी हैं या स्टार्टअप्स हैं तो वो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं देते आपको, सैलरी दे देते हैं या कुछ और छोटी मोटी चीज़ें। हम्म। और ये आपको पर आवर के हिसाब से मिलती है या फिर मंथली बेसिस पे ही मिलती होती है? सैलरीज जो होती हैं वो आपको पर मंथ के हिसाब से, बेसिकली जर्मनी में पर ईयर के हिसाब से मिलती हैं। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट ये जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो जॉब ऑफर मिली है वो कम से कम इन्होंने एक सैलरी रेंज डिफाइन की हुई है कि आपको इतने, फॉर एग्जांपल 40,000 यूरो की आपको जॉब ऑफर लेनी है, इसके बगैर आपका वीज़ा जो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना, कोई आपको 20,000 की जॉब ऑफर दे दे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हर प्रोफेशन के लिए इन्होंने एक सैलरी रेंज रखी हुई है, तो वो सैलरी रेंज पे ही आपने जॉब ऑफर लेनी है, देन आपका वीज़ा कन्वर्ट होगा। हम्म। तो ये आप जो सैलरी रेंज बता रहे हैं, ये कोई वेबसाइट है जहाँ मेंशन की हुई होती है, हम वहां से ही पता कर सकते हैं? हाँ, वेबसाइट जैसे अब आईटी इंजीनियर्स हैं, हम्म। ये जो बाहर से आएंगे तो इनके लिए 55,000 यूरो है अगर आपने ब्लू कार्ड लेना है, ओके। और 43 या 42,000 है अगर आपने वर्क परमिट लेना है। और वर्क परमिट और ब्लू कार्ड में थोड़ा डिफरेंस है ओके। बेस्ड ऑन सैलरी। तो हम्म। बट ये है कि आपका वीज़ा जो है वो 40,000 पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटर ये आप गूगल करके तो कंफर्म कर लें कि वीज़ा चेंज करने के लिए मिनिमम कितनी सैलरी चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएंगे आप क्या गूगल से। रिकमेंड करेंगे, ब्लू कार्ड या वर्क परमिट? ब्लू कार्ड, डेफिनेटली ब्लू कार्ड रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक है। अगर हम्म। आप ब्लू कार्ड पे आते हो या आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपको पीआर जो है वो 22 मंथ बाद मिल जाएगी विद B1 लैंग्वेज लेवल। और अगर आप B1 नहीं करते तो फिर 33 मंथ बाद विद A1 लेवल के साथ आपको मिल जाएगी। तो हम्म। मीन के 33 मंथ बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ओके। आपके पास ब्लू कार्ड नहीं है, वर्क परमिट पे काम करते हो, तो देन आपको 5 ईयर बाद पीआर मिलेगी। तो हम्म। डेफिनेटली एक बिग डिफरेंस है। ओके। अच्छा, ब्लू कार्ड की पर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, वलीद है जो कि अपॉइंट भी हुए हैं जर्मनी में, उनके पास ब्लू कार्ड ऑलरेडी है, उसकी पर एक हमारी सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी जो कि आज या कल में पोस्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम इनके साथ वर्क परमिट पे एक पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, जॉब सीकर वीजे के हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी एक कंपनी के हवाले से होता है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के पास ये स्पेसिफिक लाइसेंस हो तभी काम करे, अदरवाइज ना काम करे। जर्मनी में कोई इस तरह की चीज है कि ये कंपनी है, इसके साथ इस कंपनी के पास ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट होगा तभी आप काम करें, वरना ना करें, वरना जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इस तरह की कोई चीज हमें वहां पे ध्यान में रखनी चाहिए? वो खुद इस चीज़ को वो खुद वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आपको एक कंपनी ऑफर लेटर इशू कर देती है तो आपको वो कंपनी की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो जब आउसलैंड बिहोड़े में जाके वो वर्क परमिट या ऑफर सबमिट करवाएंगे, सॉरी ऑफर सबमिट करवाएंगे, तो ये इनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जैसे फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इंग्लिश में कहते हैं, जर्मन में आई डोंट नो कि वो क्या होता है। आपका ये लोकल ऑफिस जो होता है आउसलैंडर बिहोड़े, उसको डॉक्यूमेंट सारे सेंड करेगा कि ये इस बंदे को ये ऑफर मिली है, आप इसको वेरीफाई करें। तो देन ये उसका काम है, वो सारे आपके पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करेगा, देन आपका वो वर्किंग एक्सपीरियंस चेक करेगा, और आपकी कंपनी के बारे में वो वेरीफाई करेगा। देन वो अप्रूवल वापस आउसलैंडर बिहोरे को सेंड करेगा कि ओके, हमने हर चीज़ वेरीफाई कर ली है, तो अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको वीज़ा दे सकते हैं। तो हमें खुद से वो कंपनी के बारे में
किसी तरह की वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अच्छा, आपने सिर्फ जर्मनी को ही क्यों चूज किया? मेरी पहली प्रायोरिटी तो डेफिनेटली नहीं थी। मैंने कनाडा के लिए शायद अप्लाई किया था, लेकिन वो कुछ XYZ रीज़न से वो नहीं हो सका। और इसके बाद फिर दूसरी ऑप्शन इजी थी मेरे लिए, मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो कास्ट है। आई मीन सम हाउ ज़ीरो ही है। एम्बेसी की फ़ीस है 15,000 रुपीज़ उस वक़्त थी, और आपको मेरे हाल में 10,000 की हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। तो आपको एक फ्री वीज़ा मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम्म। इसलिए मैंने जर्मनी को चूज़ कर लिया। अदरवाइज ये मेरे शुरू से प्लान में नहीं था ओके। कि मैंने जर्मनी ही जाना है। बस एक मुझे ऑप्शन मिली, मैंने उसको ट्राई किया और यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें अब हम बस वीडियो को एंड की तरफ लेके जाते हैं। मोस्टली लोग पूछते हैं कि आइल्स की भी जरूरत पड़ेगी हमें जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने के लिए? नहीं, ना आपको आर्ट्स की ज़रूरत है, ना आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है। हम्म। वीज़ा के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आर्ट्स कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि ओके। उनका प्रूफ मिल जाता है कि इस बंदे को एटलीस्ट इंग्लिश आती है। और आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने एक, सॉरी, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, आपने एक मोटिवेशनल लेटर साथ लिखना होता है। अपना ओके। मिशन स्टेटमेंट लिखनी होती है कि आपने जर्मनी को क्यों चूज़ किया है, जिसमें आप सारा कुछ बताते हो कि XYZ रीज़न की वजह से मैं जर्मनी आया हूँ, या बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारा कुछ आप क्लेम करते हो, और लेटर डेफिनेटली इंग्लिश में ही होता है। तो अगर आप आइट्स कर लेते हैं ना, तो आपका केस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। उनको हम्म। पता होता है कि ये अ, इसको जर्मन तो नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट इसकी इंग्लिश अच्छी है, या इसके पास 6 बैंड या 6.5 बैंड हम्म। लेवल की इंग्लिश है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, बट ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कर लेंगे तो अच्छा होगा। अभी आपने बताया कि आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आवांगे और 10 साल से आपका एक्सपीरियंस भी रहा है पाकिस्तान में। आप इसके अलावा जो जी। तो बाकी स्किल्स से हैं पढ़े, लाइक जैसे कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, आप तो जर्मनी में रह रहे हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पर कौन सी फील्ड है वो ज्यादा डिमांड में है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सी फील्ड वाले ज्यादा जर्मनी की तरफ मूव करें? डेफिनेटली आईटी वाले तो जाएंगे, क्योंकि आईटी वालों के लिए यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है और अपॉर्चुनिटी भी बेतहाशा है। इसके अलावा जो मेरे नॉलेज में है, वो जर्मनी में नर्सिंग और डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो और शॉर्टेज भी है जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, तो वो, लेकिन यहाँ इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनको जर्मन लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, एटलीस्ट B1। हम्म। तो इसके अलावा जितने दूसरे जैसे कॉमर्स है, बैंकिंग, मार्केटिंग, या HR, या टेक्निकल, जो भी मैकेनिकल, सिविल हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़े प्रोफेशंस हैं। इसके हम्म। अलावा जो जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं या इस तरह के हैं, तो वो अपनी फील्ड को पहले शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से वेरीफाई करें कि जो मेरा प्रोफेशन और मेरी एजुकेशन जर्मनी की डिमांड लिस्ट में है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये है कि जर्मनी में जो मैंने चीज सुनी है, मे बी रॉन्ग भी हो, कि अगर आपकी फील्ड मास्टर में, अगर आपकी फील्ड मैकेनिकल है, तो अगर आपने जॉब फुल टाइम की मिली तो आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं कि आप डिग्री से रिलेटेड ही आपने जॉब करनी है। क्या इस तरह का कुछ है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, डिग्री से रिलेटेड ही जॉब करे या डिग्री से रिलेटेड ना भी हो तब भी कर ले? हाँ, वो मैंने आपको मिडल में शायद बताया था कि इनकी जो फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है, वो इस चीज़ को वेरीफाई करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ऑफर से मैच नहीं कर रही, तो देन उनके लिए थोड़ा सैलरी का ही डिफरेंस है, लेकिन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर
अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च की है, तो वो कहते हैं कि जी 3,000 यूरो पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए आपकी। लेकिन अगर आपने अपनी फील्ड से हट के कोई जॉब ऑफर ली है, तो देन आपको 3,300 या 3,300 यूरोज पर मंथ की जॉब ऑफर होनी चाहिए। थोड़ी सी सैलरी रेंज का डिफरेंस है, लेकिन आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। हम्म, अगेन डिपेंड करता है कि आपको मिनिमम ऑफर मिलनी चाहिए, चाहे अपनी फील्ड से रिलेटेड है या अपनी फील्ड से हट के कोई ऑफर है, ठीक है। लेकिन उसकी सैलरी एक मतलब रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोई एडवाइस या गाइडेंस आप देना चाहें जो लोग आना चाहते हैं? हाँ, डेफिनेटली एडवाइस यही है कि अगर आपका आपने ऑलरेडी 3 साल या 5 साल पाकिस्तान में किसी फील्ड में काम कर लिया है, तो पहली ऑप्शन तो यही होगी कि आप पाकिस्तान से ही जॉब सिक्योर कर लें, क्योंकि इनका हायरिंग का प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाकिस्तान से ही डायरेक्ट कंपनीज हायर कर रही हैं आजकल। तो आप पाकिस्तान से ही जॉब सिक्योर करके आएँ, लेकिन स्टिल अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो आप जॉब सीकर वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। इजी है, सिंपल प्रोसेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आई मीन डेफिनेटली आपका कैरियर थोड़ा ग्रो करेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई होगी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है क्लियरली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वहां पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। वेलकम राबिया, वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़।